वेलकम टू एजी सिंपल। अजीज़ तलबा व तालिबात, इस वीडियो में हम जमात दहुम 2023 का उर्दू का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 2020, 21 और 2022 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए हिदायत में बस यही है कि आपको खुशखती का ध्यान रखना है, इश्तिहार वगैरह जो भी है सब कुछ लिखना है। खाके या डिज़ाइन वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तस्वीर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हिस्सा नस्र। दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दी गई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। बाबा जी से कहानी सुनने के लिए भोला की तैयारियों से मुतालिक शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। 2 मार्च के लिए। तो देखिए यहाँ आपको एक शबकी खाका दिया गया है, भोला की तैयारियाँ। ये है आपके सबक पैसेज है, सबक नंबर 3 भोला में से लिया गया है। आपको ये पैसेज पूरा पढ़ लेना है और इसको मुकम्मल करना है शबकी खाके को। तो आप इसे पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। ये तो भोला ही जानता होगा कि इसने दोपहर के आने का कितना इंतज़ार किया था। भोले को इस बात का इल्म था कि बाबा जी के कहानी सुनाने का वक्त वही होता है जब वो खाना खाकर इस पलंग पर जाकर लेटते हैं जिस पर वो बाबा जी या माता जी की मदद के बगैर नहीं चढ़ सकता। चुनांचे वक्त से आधा घंटा बेशतर ही इसने खाना निकलवाने पर इसरार किया, मेरे खाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कहानी सुनने के चाव से। मैंने मामूल से आधा घंटा पहले ही खाना खा लिया। ये कौन कह रहा है? बाबा जी। अभी मैंने आखिर निवाला तोड़ा ही था कि पटवारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। इसने कहा कि खानका वाले कुएं पर आपकी ज़मीन को नापने के लिए मुझे आज ही फुर्सत मिल सकी है, फिर नहीं होंगी। दालान की तरफ नज़र दौड़ाई तो मैंने देखा कि भोला चारपाई की चारों तरफ घूमते बिस्तर बिछा रहा था। बिस्तर बिछाने के बाद इसने एक बड़ा तकिया भी इस तरफ रख दिया और खुद पायती में पाँव उड़ाकर चारपाई पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। यहीं पर हमारा शबकी खाका मुकम्मल होता है। पहले इसमें लिखेंगे भोला की तैयारियां क्या थी। भोला ने वक्त से पहले ही खाना खाने के लिए इसरार किया, चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर सीख किया, तकिया लगाया और उस पर चारपाई पे चढ़ने की कोशिश करने लगा। ये क्या है? भोला की तैयारियां। यहाँ पर ये शबकी खाका मुकम्मल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे सवाल है, हाँ मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता, ये कहने की वजह बयान कीजिए। दूसरा सवाल है, तो इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा। मैंने पटवारी से कहा कि तुम खानका वाले कुएं को चलो और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। जब भोले ने देखा कि मैं बाहर जाने के लिए तैयार हुआ हूँ तो इसका चेहरा मद्दम पड़ गया। माया ने कहा, बाबा जी इतनी भी क्या जल्दी है? खानका वाले कुआं कहीं भागा तो नहीं जाता? आप कम अज़ कम आराम तो कर लें। ओहो, मैंने ज़ेर लब कहा। पटवारी चला गया तो फिर ये काम 1 माह के बाद ही हो सकेगा। माया खामोश हो गई। भोला मुंह पसारने लगा। इसने आंखें नमनाक हो गई। इसने कहा, बाबा जी मेरी कहानी। भोले मेरे बच्चे। मैंने टालते हुए कहा, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। भोले ने सोचते हुए कहा, बाबा तुम झूठ बोलते हो। हाँ मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। तो सवाल यहाँ पूछा गया है कि हाँ मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता, ये कहने की वजह क्या थी? तो इसका जवाब आप लिखेंगे। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, भोला कहानी सुनने के लिए बहुत बेचैन था। इसने वक्त से आधा घंटा पहले ही खाना खा लिया था और बाबा जी के बैठने के लिए चारपाई के चारों तरफ घूमकर बिस्तर भी बिछाया ताकि बाबा जी बैठकर उसे कहानी सुना सके। लेकिन ठीक उसी वक्त पटवारी आ गया और बाबा जी को खानका वाले कुएं पर ज़मीन नापने के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से भोला बाबा जी से नाराज़ हो गया और इसने कहा, मैं बाबा जी का भोला नहीं बनता। इस तरह से इसका जवाब लिखेंगे। अगला सवाल देखिए, दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं, इस ख्याल पर अपनी ज़ाती राय दीजिए। यहाँ आपको अपनी ज़ाती राय पेश करनी है। इस पर ज़ाती राय इस तरह से लिख सकते हैं कि दरअसल आज
भोला वक्त से पहले ही कहानी सुनना चाहता था और उसी दिन इसके मामा भी आने वाले थे, लेकिन बाबा जी को पटवारी के साथ खानका वाले कुएं की ज़मीन को नापने के लिए जाना पड़ा। भोला बाबा जी से नाराज़ हो रहा था, इसलिए बाबा जी ने बहाना बताते हुए कहा, ऐसे ही कह दिया कि दिन के वक्त कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। हमारी राय में ये एक मासूम बच्चे को समझाने के लिए बोली गई एक आम बात है। देखिए दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। हसरत मोहानी के सबक से आपको ये पैसेज दिया गया है, आप इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हम डायरेक्ट आपको जवाब बता देते हैं। पहला है, हसरत की तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी का सिमरा। सिमरा का मतलब होता है बदला, यानी उनको तहरीक आज़ादी में हिस्सा लेने का क्या बदला हासिल हुआ। तो पहले आप लिख सकते हैं इसमें, कई बार जेल गए, कैदे बा मशक्क़त की सज़ा हुई, कॉलेज की हदूद में उनका दाखिला ममनू हो गया, प्रेस और कुतुब खाना जब्त कर लिया गया, ना इज़्ज़त मिली, ना दौलत मिली, ना शोहरत। इस तरह से जवाब लिखेंगे। अगला सवाल है, रिसाला उर्दू मौला बंद होने की वजह लिखिए। तो इसका जवाब आपको यहीं पैसेज में मिल जाएगा। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया था, जिसे बेबाकी और साफ गोई के पाबाश में बंद करना पड़ा। यानी अब वो खुलकर अंग्रेज़ हुकूमत की मुखालिफत करते थे उस रिसाले में, इसलिए उसको बंद कर दिया गया। प्रेस और कुतुब खाने को जब्त कर लिया गया और मज़ामीन मसूदात उनकी आंखों के सामने नजर आतिश किए गए, यानी सब कुछ उनकी आंखों के सामने जला दिया गया। अगला देखिए, स्वदेशी तहरीक पर इजहार ख्याल कीजिए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। ये तहरीक आज़ादी का एक अहम हिस्सा था, जिसके तहत इंग्लैंड में बने हुए माल का बायकॉट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के माल का इस्तेमाल करना था। इस मुहिम के तहत अंग्रेज़ हुकूमत को माशी तौर से कमज़ोर बनाना और अपने मुल्क के लोगों को रोज़गार फराहम करना था। जीम देखिए, दर्ज झैल गैर दरसी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करना है। तो देखिए, ये इक़्तिबास आपकी दरसी किताब से नहीं लिया गया है, इसलिए आपको इसे बगौर पढ़ना है और तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले हम चलिए से शुरू करते हैं। ए ज़ुबान, तू देखने में तो एक पारे गोश्त के सिवा कुछ नहीं, मगर तेरी ताकत नमूने कुदरत इलाही है। देख इस ताकत को रायगा न कर और इसकी कुदरत को खाक में ना मिला। रास्ती तेरा जौहर है और आज़ादी तेरा जेवर। देख इस जौहर को बर्बाद न कर और इस जेवर को जंग न लगा। तू दिल के अमीन है और रूह की एलची। देख दिल की अमानत में खयानत न कर और रूह के पैगाम पर हाशिए न चढ़ा। ऐ ज़ुबान, तेरा मनसब बहुत आली है और तेरी खिदमत निहायत मुमताज़। कहीं तेरा खताब काशिफ इसरार है और कहीं तेरा लक़ब महरम राज। इल्म एक ख़जाना गैबी है और दिल इसका ख़जानची है। हौसला इसका कफल है और तू इसकी कुंजी है। देख इस कफल को बे इजाज़त ना खोल और इस ख़जाने को बेमौका ना उठा। वैज़ नसीहत तेरा फ़र्ज़ है और तलकीन व इरशाद तेरा काम। नासह मुशफ़िक़ तेरी सिफ़त है और मुर्शिद बरहक तेरा नाम। खबरदार इस नाम को ऐब ना लगा और इस फ़र्ज़ से जी ना चिढ़ा, वरना ये मनसब आली तुझसे छीन जाएगा और तेरी बिसात में वही एक गोश्त का छिचड़ा रह जाएगा। तो देखिए, पहला जो हमें शब्द की खाका दिया गया है, फ़र्ज़ ज़ुबान का फ़र्ज़, सिफ़त, काम और नाम। तो यहाँ पर इसका जवाब आपको मिल जाएगा। वैज़ व नसीहत ज़ुबान का फ़र्ज़ है, तलकीन व इरशाद तेरा काम है, नासह मुशफ़िक़ तेरी सिफ़त है और मुर्शिद बरहक तेरा नाम। तो ये 4 जवाब आपके मिल गए। दूसरा है, ज़ुबान की खूबियों को अपने अल्फाज में बयान कीजिए। इसका जवाब आपको अपने अल्फाज में बयान करना है कि ज़ुबान की क्या क्या खूबी है। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, ज़ुबान की दर्ज झैल खूबियाँ है। पहला, ज़ुबान अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है, जिसके ज़रिए इंसान अपने ख़यालात का
इजहार कर सकता है। ज़ुबान दिल की कुंजी है जो दिल में छुपे राज बयान कर सकती है। अगर ज़ुबान मीठी हो तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। इस ज़ुबान के ज़रिए इंसान दुनिया में इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों कमा सकता है। इस ज़ुबान के ज़रिए ही इंसान अपने एहसासात को अल्फाजों की शक्ल दे सकता है। इस ज़ुबान के ज़रिए ही इंसान इल्म भी हासिल कर सकता है और इल्म दूसरों को भी सिखा सकता है। इस तरह से इसका जवाब आप लिख सकते हैं। जो हिस्सा 2 है नज़्म। कुल नंबरात 16। दर्ज झैल दरसी नज़्म के इक़्तिबास का बगैर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। आपको यहाँ पर हम्द दी गई है। ये शबकी खाका है अल्लाह ताला की सिफ़ात। हम्द तो यकीनन आपकी पढ़ी हुई होंगी। तो शबकी खाका देखिए, पहले शबकी खाका मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला की सिफ़ात, तो यहाँ आप लिखेंगे रहमान, रहीम, शफ़ीक और यक्ता। यक्ता यानी अकेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। साइंस की रोशनी में अपने महवर पर गर्दिश में है शम्स व कमर, इस मिसरे की वजाहत कीजिए। तो जवाब देखिए, लिखिए साइंस तहकीक और नज़रिए के मुताबिक चाँद और सूरज अपने अपने महवर पर गर्दिश करते हैं। निज़ाम शमसी में सूरज को मरकज़ी हैसियत हासिल है। सूरज अपने महवर पर गर्दिश करता है जबकि दूसरे सैयारे महवर के अलावा मदार पर भी यानी अपने मुकर्रर रास्ते पर भी हरकत करते हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द और चाँद ज़मीन के गिर्द हरकत करता है। ये निज़ाम अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। इतना ही जवाब लिख लिया तो काफ़ी हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए। दर्जे झैल शेर की तशरीह इस तरह कीजिए कि इसके मानवी हुस्न वाज़ेह हो जाए। यहाँ पे आपको शेर दिया गया है, तुझसे बढ़कर न कोई शफकत नहीं करने वाला, तेरा हमसर है न सानी है कोई, यक्ता तू है। जवाब इस तरह से लिखेंगे। पहले हवाला लिखेंगे। दर्जे झैल शेर अशार रशीद अफरोज़ की हम्द से माखूज़ है। तशरीह इस तरह से कर सकते हैं कि शायर कहता है कि ऐ खुदा तुझसे बढ़कर कोई शफीक नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेइंतहा शफक़त करता है और कोई अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकता और वो अकेला और तन्हा है और कोई इसका सानी नहीं, बस वही इबादत के लायक है। बे देखिए। दर्ज झैल दरसी शेरी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करना है। दर्ज झैल गज़ल का मुताला करके खाका मुकम्मल कीजिए। ये आपकी पहली ही गज़ल है। तो इसमें आपको देखिए, गज़ल तो आपने पढ़ी ही होंगी। इसमें आपको काफ़िए बताना है। शबकी खाका जो है इसमें काफ़िए बताना है। तो यहाँ आप लिखेंगे मेहरबानियाँ, कहानियाँ, निशानियाँ और तरानियाँ। इस तरह से शबकी खाका मुकम्मल हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कत्ल की मसलहत से मुताल्लिक शायर का ख्याल बयान कीजिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे। शायर अपने दोस्त की आँखों की तारीफ़ कर रहे हैं और कि जो भी तेरी इतनी खूबसूरत आँखें से दो चार हो जाए वो काम से गया। शायर जानते हैं कि वो किसी के कत्ल का इरादा रखती है और वो शायद हम ही है। अगला सवाल है। झैल के शेर के तसव्वुराती हुस्न को बयान कीजिए, यानी तशरीह करना है। दागे फ़राक़ लाले बाग ख्याल है, रह गई मेरे जिगर में तुम्हारी निशानियाँ। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं। शायर अपने महबूब से कहता है कि तुम्हारी जुदाई के गम का दाग मेरे सीने में इस तरह नुमाया है जिसे तसव्वुर के बाग में खुले हुए लालए के दिल में दाग होता है। लालए के दिल के सयाह दाग के मुनासिबत से शायर कहता है कि ऐ मेरे महबूब, तुम्हारी जुदाई का गम मैंने अपने सीने में सजा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीन दर्ज झैल शेरी इक़्तिबास का बगौर मुताला करके इस्तिहकाने कलाम की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। झैल का शेरी इक़्तिबास से मुतालिक शबकी खाका मुकम्मल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक रुबाई दी गई है और इसके हिसाब से आपको ये शबकी खाका मुकम्मल करना है। तो शायर का नाम, तो ये जो रुबाई है ये किस शायर की है? किशन प्रसाद शाद की। सनफ, इसकी सनफ कौन थी? ये एक रुबाई है। काफ़िए शाम किया काम किया। नेक्स्ट देखेंगे। शेरी इक़्तिबास के मरकज़ी ख्याल को वाज़ेह कीजिए। गफलत में गवां के
सुबह को शाम किया अफसोस, यहाँ आके ना कुछ काम किया, किस तरह खुदा को मुंह दिखाऊंगा शाद, उकबा का ना कुछ हाय सर अंजाम किया। तो इसका मरकज़ी ख्याल आपको बताना है। जवाब इस तरह से लिखते हैं कि पहले वक्त को अपनी लापरवाही और गफलत की बिना पर ज़ाय करना और वक्त गुजर जाने के बाद अफसोस करना, फ़िक्र हाकिरत और खुदा के हुजूर जवाबदेही के एहसास से शर्मसार होना रुबाई का मरकज़ी ख्याल है, जिसे शाद ने बड़ी ही खूबी से बड़े ही सलेस और रवा अंदाज में पेश किया है। हिस्सा 3 इजाफी मुताला कुल नंबरात 6। देखिए हर साल इस ड्रामे से सवालात पूछे जा सकते हैं, आप पिछले पेपर चेक कर सकते हैं। पहला है ड्रामे के अहम किरदारों के नाम और इनकी शनाख्त लिखिए। जवाब लिखेंगे खलीफा हारून रशीद 8वीं सदी ईस्वी में इस्लामी दुनिया के खलीफा थे। अबुल हसन बगदाद का एक नौजवान, जाफ़र खलीफा हारून रशीद का वज़ीर, मसरूर एक सरदार, काफूर हबशी गुलाम, अबुल हसन की माँ दारोगा, 3 पड़ोसी, दूसरे दरबारी, अमीर, अफसर, कनीज़ और गुलाम। सवाल नंबर 2, अबुल हसन की माँ के किरदार को वाज़ेह कीजिए। तो देखिए ड्रामे से हमें पता चला है कि जो अबुल हसन की माँ है जो थे वो बहुत ही उनके अंदर सादगी थी। जब अबुल हसन ने कहा कि वो खलीफा है तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी जिन का साया हो गया है वगैरह, इस तरह से आप उनके किरदार के बारे में लिख सकते हैं। तीसरा सवाल है अबुल हसन का एक दिन का खलीफा बनाए जाने का सबब लिखिए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं, अबुल हसन के मोहल्ले में एक अमीर आदमी था जो अपने 4 यार के साथ रहता था। वो 5वें मोहल्ले वालों से बहुत परेशान करता, तो वो 5 मोहल्ले वालों को बहुत परेशान करते थे। खलीफा जो मूसिल के सौदागर के भेष में थे, उनका इलाज पूछा तो अबुल हसन ने जवाब दिया कि अगर खुदा मुझे एक दिन के लिए खलीफा हारून रशीद की जगह दे दे तो वो इन मनहूस आदमी और इनके 4 गुरोह के पीठ पर 100 कोड़े लगवाए। खलीफा हारून रशीद ने सोचा कि इस अमीर और इसके साथियों को अबुल हसन के हाथों से ही सज़ा दिलवाए। इस वजह से हारून रशीद ने अबुल हसन को एक दिन का खलीफा बना दिया। हिस्सा 4 देखिए कवायद कुल नंबर आता है 16। ये बहुत ही आसान है, अगर इसे कर लिया जाए तो 2-2 मार्क्स के लिए 1-1 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है ज़ैल के जुमलों में से मुफर्रद मुरक्कब और मखलूत जुमले की शनाख्त कीजिए। कोई 2 तीनों बताएंगे। पहला है ईरान कदीम ज़माने से ही इल्म व हुनर का मरकज़ रहा है। इसमें हमें सिर्फ एक बात पता चल रही है, तो ये कौन सा जुमला हुआ? मुफर्रद। परवीन के लबों पर मुस्कुराहट थी और उसकी पलकें भीगी हुई थी। यहाँ पर 2 जुमलों को और से जोड़ा गया है, इसलिए ये मुरक्कब जुमला है। दस्तूर ये था कि सयाह इसके घर का गुर्बत का नज़ारा करके उन्हें कुछ उजरत दे जाते। ये एक मखलूत जुमला है कि यहाँ से जो जुमला है वो चेंज हो गया है, तो मखलूत जुमला है। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। नीचा दिखाना यानी किसी को हकीर समझना, नीचा दिखाना, तो उसे आप अपने जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरों को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है। दूसरा देखिए शेखी बगाना यानी कि बड़ा चढ़ाकर पेश करना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसको भी आप अपने जुमले में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दर्ज झेल जुमलों में के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। जिसमें ताकत हो उसी का कब्ज़ा, इसके लिए कहावत होंगी जिसकी लाठी उसी की भैंस। दूसरा है कसूर अपना और इल्ज़ाम दूसरों के सर, इसके लिए कहावत लिखेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सवाल नंबर 4 देखिए ज़ैल में दी गई तारीफ़ के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। यहाँ आपको एक तारीफ़ दी गई है, आपको उसका जवाब बताना है। नसरी अदब की वो सनफ़ जिसमें सफ़र के हालात और मुशाहिदात बयान किए जाते हैं उसे कहते हैं सफ़रनामा। दूसरा देखिए वो नज़्म जो किसी शख्स के इंतकाल पर कही गई हो उसे कहते हैं मरसिया। नेक्स्ट है दर्ज झेल सनत की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। सनत मुबालगा, तो देखिए हमने इन सनतों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको तमाम सनतों की तारीफ़ माँ मिसाल आपको जवाब मिल जाएंगी। पहले हम इसका जवाब देख लेते हैं। सनत मुबालगा उससे कहते हैं जिसमें शायर बड़ा चढ़ा के पेश करता है। जब शायर अपने शेर में किसी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है कि झूठ का गुमान होता है तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मी से मुस्तरब था ज़माना, ज़मीन पर भुन जाता था जो गिरता था
दाना ज़मीन पर। इस शेर में शायर गर्मी को इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर रहा है कि दाना भी अगर ज़मीन पर गिर जाए तो वो भुन जाता था। दूसरा शेर देख लीजिए, यारो शबे फराक में रोया मैं इस कदर था चौथे आसमां पे पानी कमर। यानी शायर के रोने से पानी इतना बढ़ गया कि चौथे आसमान पे पहुंच गया। बे देखिए, दर्ज झैल सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। पहला है, दर्ज झैल जुमले में हुर्फ़े जार तलाश कीजिए। सब लोग हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कद्र करते थे। तो देखिए, हुर्फ़े जार किसे कहते हैं? जो इस्म या ज़मीर के बाद आने वाले लफ्ज़ को हुर्फ़े जार कहते हैं। यहाँ पे इस्म है हज़रत सलमान फ़ारसी, तो यहाँ पर हुर्फ़े जार जो है वो क्या हुआ? की जो है वो हुर्फ़े जार है। दूसरा देखिए, दर्जे झैल लफ्ज़ को ज़ेर इजाफ़त के साथ लिखिए। मिराज की शब, तो यहाँ आप लिखेंगे शबे मिराज। जो बा के नीचे आने वाला ज़ेर होगा उसे कहेंगे ज़ेर इजाफ़त। नेक्स्ट है, झैल में जुमले में मज़ाफ़ और वज़ाफ़ अलैह की निशानदेही कीजिए। इसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। कांग्रेस का तारीखी जलसा था, तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो है मज़ाफ़ अलैह, और जो किसका क्या था? कांग्रेस का तारीखी जलसा। तो यहाँ पर जो तारीखी जलसा है वो होगा मज़ाफ़ अलैह। नेक्स्ट है, झैल की फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। तरतीब देने वाला, तरतीब देने वाले को कहेंगे मुरत्तिब। तसनीफ़ करने वाला, तसनीफ़ करने आने वाला यानी मुसन्निफ़। दर्ज झैल लफ्ज़ पर एराब लगाकर दो मुख्तलिफ मानी वाले लफ्ज़ लिखिए। एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश। मुल्क, पहला इस पर पेश लगा के बन जाएगा मुल्क, और दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे ठीक वैसे ही, और वो हो जाएगा मीम ज़बर मा लाम काफ ज़ेर लिक, मलिक। मुल्क और मलिक यानी हरकत बदल देने से लफ्ज़ के आवाज़ और मानी दोनों बदल जाएंगी। नेक्स्ट है, झैल के अल्फाज की ज़िद्दें लिखिए। हक, हक का उलट आएगा बातिल। इज्जत का उलट ज़िल्लत। सवाल नंबर 5, दर्ज झैल साबिके और लाहिके से एक एक बामानी लफ्ज़ बनाइए। साबिका है हम, साबिका यानी जो लफ्ज़ से पहले आने वाला, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं हमदर्द, हम उमर। लाहिका है गार, मददगार, तलबगार। इस तरह से आप इनका जवाब लिख सकते हैं। अगला हिस्सा देखिए, इतलाक़ी सरगर्मियाँ, हिस्सा 5। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल खत या खुलासे में से किसी एक सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। तो आपको यहाँ पर खत दिया गया है और खुलासा भी एक पैसे दिया जाएगा जिसका आपको खुलासा करना है। दोनों में से कोई एक सरगर्मी आप कर सकते हैं। 6 मार्क्स के लिए तो खत लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। पहला देखिए, दर्ज झैल इश्तिहार की मदद से रस्मी या गैर रस्मी खत लिखिए। रस्मी खत क्या होता है? रस्मी खत जो आप किसी ऑफिस या किसी इदारे के किसी मेंबर को खत लिखते हैं तो उसे रस्मी खत कहते हैं। और गैर रस्मी खत जो अगर आप अपने फैमिली, दोस्त या अपना पर्सनल जो खत होता है उसे गैर रस्मी खत कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको किताब मेला इश्तिहार दिया गया है बतारीख 25 फरवरी 2020 तक 28 फरवरी 2020। वक्त है सुबह 10 से 5। मकाम आज़ाद मैदान अमरावती। ज़ेर एहतिमाम अंजुमन गुलशन इत्फ़ाल अमरावती। मुल्क भर के मशहूर पब्लिशर के स्टॉल। किताबों पर खुसूसी रियायत। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कुतुब दस्तियाब। सकाफ़ती व अदबी प्रोग्राम का इनेकाद। इन नुकात की मदद से आपको एक रस्मी या गैर रस्मी खत तैयार करना है। हमने इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। हम आपको दोनों खत बताएंगे, इस यानी एक ही मौजू पर आपको 2 खत आप कैसे लिख सकते हैं, रस्मी या गैर रस्मी। पहले रस्मी खत देखते हैं। मोहतरम एजुकेशन अफसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं अंजुमन गुलशन इत्फ़ाल अमरावती की जानिब से आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि हमारे इदारे के ज़ेर एहतिमाम हमने आज़ाद मैदान अमरावती में एक किताबी मेले का इनेकाद किया है जो 25 फरवरी 2020 तक 28 फरवरी 2020 तक सुबह तक 10 बजे से 5 बजे तक चलेगा। इस मेले में मुल्क भर के मशहूर पब्लिशर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ किताबों पर आवाम की खुसूसी रियायत भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी किताबें दस्तयाब की जाएंगी।
इसके अलावा एक अदबी व सकाफ़ती प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। आज के दौर में अवाम की किताबों से जो दूरी बढ़ गई है, उसे कम करना ही हमारा मकसद है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि तमाम स्कूलों के असातिज़ा व तलबा व तालिबात को इस मेले में हिस्सा लेना लाजमी कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म इस किताब मेले से मुस्तफ़िद हो सके। आपके जवाब का मुंतज़िर, अलीफ बे जी। तो देखिए, ये एक रस्मी खत हुआ जो आपने एजुकेशन ऑफिसर को लिखा है। तो देखिए, जो रस्मी खत में क्या बताया गया था कि अपने ज़िले के एजुकेशन अफसर को खत लिखकर किताबी मेले में तमाम स्कूलों के तलबा की शिरकत की लाजमी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम की गुजारिश करें। तो ये खत हमारा हो गया। अब इसी खत को हम गैर रस्मी तरीके से लिखेंगे, यानी अपने दोस्त सहेली को खत लिख कर इस किताब मेले की अहमियत से वाकिफ़ कराएंगे और मेले में शिरकत की तरगीब देंगे। इसमें अपने तौर पर मज़ीद नुकात भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए अब गैर रस्मी खत देखेंगे। देखिए, गैर रस्मी खत लिखेंगे, मेरी प्यारी सहेली, या आप दोस्त भी लिख सकते हैं। मेरी प्यारी सहेली हीना, अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला से तुम्हारी खैरियत व आफ़ियत की दुआ करती हूँ। खत लिखने की वजह यह है कि हमारे शहर में अंजुमन गुलशन अतफ़ाल अमरावती के ज़ेर एहतिमाम आज़ाद मैदान अमरावती में एक किताबी मेले का इनेकाद किया जा रहा है, जो 25 फरवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 तक सुबह 10 से 5 तक चलेगा। इस मेले में मुल्क भर के मशहूर पब्लिशर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ किताबों पर अवाम को खुसूसी रियायत भी दी जाएंगी। इतना ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी किताबें दस्तयाब की जाएंगी। इसके अलावा एक अदबी व सकाफ़ती प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। मैंने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। आज के दौर में अवाम की किताबों से जो दूरी बढ़ गई है, इसे कम करने का मकसद से ही ये किताब मेला रखा गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस मेले में शिरकत करो। आज के इंटरनेट वाले दौर में इस तरह के मेले का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होगी। घर के बड़ों को मेरा सलाम और छोटों को दुआ। तुम्हारी प्यारी सहेली अलीफ बे जी। इस तरह से आप सेम मालूमात आप देंगे अपनी सहेली को, यानी पर्सनल तौर पर आपने ये खत लिखा। इसे कहेंगे गैर रस्मी खत। नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखिए, या खत के अलावा आप यहाँ आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसका खुलासा कर सकते हैं। जैसे फूल में जवाब देने की सकत ना थी। तितली ने फिर कहा, प्यारे गुलाब, नन्हे गुलाब, अब इधर देखो। फूल ने कोई जवाब न दिया। अचानक तितली के जहन में एक बात आई कि अपने दिल में ही कहने लगी, ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? कहीं ये मेरा हुस्न व जमाल देखकर जल तो नहीं गया? ये कहा और अपने खुशनुमा पर हवा में लहराती अटकलियाँ करती हुई बाग के उसी हिस्से की तरफ चली गई जिस तरफ हसीन तितलियों का झुरमुट गया था, जहाँ चहल पहल और गहमा गहमी और किस्म किस्म के फूलों के गमले लगे थे और संगमरमर के हौज में लाल लाल खूबसूरत मछलियाँ तैर रही थी। तो देखिए, ये जो पैराग्राफ दिया गया है, इसमें आप छोटा सा इसका खुलासा लिख सकते हैं कि फूल की क्या हालत थी, वो तितली नहीं समझ पाई और उसने दिल के अंदर ये सोच लिया कि ये इसके अंदर मेरे लिए शायद जलन पैदा हो गई है, इसलिए ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, और वो भी उन तितलियों में जाके मिल गई। इस तरह से आप इसका खुलासा लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, दर्ज झैल सरगर्मियों में से कोई दो सरगर्मियाँ 50 से 60 अल्फाज में मुकम्मल कीजिए। दर्ज झैल नुकात की मदद से इश्तिहार बनाइए। हर पेपर में पूछा जाता है 5 नंबर के लिए, और इस पर हमारा एक स्पेशल वीडियो है जिसे काफ़ी पसंद किया है स्टूडेंट्स ने। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नुकात दिए गए हैं। दांत मजबूत करता है, मोतियों की तरह चमकदार बनाता है, मुंह से बदबू दूर करता है, उसका नाम जो भी प्रोडक्ट है, पीलापन दूर करता है, दांतों को हिलने से रोकता है, कीमत और खुसूसी रियायत यानी जो ऑफ़र रहता है। तो आपने अखबारात में या रसायल में इश्तिहारात देखे ही होंगी। इस पर हमारा एक वीडियो भी बना हुआ है और हम आपको इश्तिहार बना के दिखाएंगे किस तरह से आपको बनाना है। देखिए, ज़्यादा तस्वीरें वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक टूथपेस्ट या मंजन का आपको ऐड करना है जो दांतों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने एक इश्तिहार तैयार किया है। पहले ऊपर लिखेंगे खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, यानी हमको सारिफ को अट्रैक्ट करना है, उनको तवज्जो हमारे प्रोडक्ट की तरफ दिलानी है। क्या आप कमज़ोर दांतों से परेशान हैं? दांत में दर्द होता है, दांत पीले नज़र आते हैं, मुंह से बदबू आती है? तो आज ही ले आइए रूहानी दंत मंजन। हमें उस प्रोडक्ट को एक नाम देना है जो हमने यहाँ नाम दिया है रूहानी दंत मंजन। ये कुदरती जड़ी बूटियों से बना है, आपके दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों को मोतियों की तरह चमकदार बनाता है, मुंह की बदबू को ख़त्म करता है।
तो देखिए यहाँ पर सारे पॉइंट आ गए हैं। अब उसकी कीमत है 30 रुपये। कितने क्या है कि पहले 100 ग्राहकों को एक के साथ एक मुफ्त दिया जाएगा। इस तरह से आपका इश्तिहार मुकम्मल होगा। अगला देखिए, दर्ज झैल नुकात की मदद से खबर तैयार कीजिए। रेल के डिब्बों का पटरियों से उतर जाना, हादसे में चंद लोगों का हिलाक होना, जख्मियों की चीख व पुकार, गांव के लोगों का बरवक्त इमदाद, राहती टीम की इमदाद, आमद मुतासरीन का दवाखाने में दाखिला किया जाना और हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का ऐलान। तो देखिए अभी उड़ीसा में एक ट्रेन हादसा हुआ था, तो आपने देखा ही होगा कि अखबारों में किस तरह की हेडलाइन बनी है, किस तरह से आप खबर छापी गई है। तो उसी तरह से आपको एक खबर नाम तैयार करनी है। हमने यहाँ पर एक मुख्तसर सी खबर तैयार की है। उड़ीसा में बड़ा रेल हादसा, कई हिलाक, इस तरह से हेडलाइन लिखेंगे। पिछली सुबह बालासोर जाने वाली पैसेंजर रेल की कई डिब्बे तकनीकी खराबी की वजह से अचानक एक गाँव के करीब पटरियों से उतर गए। जख्मियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग फौरन इमदाद के लिए पहुंचे। कई लोग जगह पर ही हिलाक हो गए। राहत टीम बुलाई गई, जख्मियों के दवाखाने में दाखिल कराया गया। मंत्री जी ने हालात का जायजा लिया और हादसे में मरने वाले और जख्मी लोगों की माली इमदाद का ऐलान किया। तो इस तरह से आपको मुख्तसर में खबर तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर 3, दर्ज झैल नुकात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। बूढ़ा किसान, 4 बेटे, चारों का हल, किसान दुखी और फिक्रमंद, मरते वक्त बेटों से कहा खेत में खजाना दफन है। किसान की मौत, खेत की खुदाई, खजाना ना मिलना, इस साल भरपूर फसल का होना, बाप की बात का मतलब बेटों को समझ आना। ये कहानी आपने शायद सुनी होंगी। एक बूढ़ा किसान रहता है जिसके 4 बेटे होते हैं। किसान चाहता कि वो खेत में हल चलाए, ये इसलिए वो मरते वक्त अपने बेटों से कहता है कि खेत में खजाना दफन है। इस चक्कर में उसके जो बेटे होते हैं वो पूरे खेत की खुदाई कर देते हैं और हालांकि खजाना नहीं मिलता, लेकिन उस खेत की खुदाई की वजह से पूरे खेत में हल चल जाता है और फसल बहुत अच्छी उगती है। ये बात, इस फसल के आने के बाद बेटों को समझ आता है कि बाप ने कहा था कि खेत में खजाना दफन है। इस तरह से आप इस कहानी को लिख सकते हैं। अगला देखेंगे, दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर 100-120 अल्फाज में मुश्तमिल मजमून तहरीर कीजिए। उफ़ ये मेरे हमसाए, हमसाए यानी पड़ोसी, इंटरनेट ज़रूरत या वक्त गुजारी, अगर मैं वज़ीर आज़म होता। इनमें से आप कोई भी मजमून लिख सकते हैं। हम आपको मजमून नंबर 2, इंटरनेट ज़रूरत या वक्त गुजारी या फ़ायदे और नुकसान, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब बताएंगे। तो देखिए, इंटरनेट फ़ायदे और नुकसानात मजमून। इंटरनेट का मतलब लोगों को सहूलत फराहम करना है। एक सदी पहले दूर बैठे शख्स से आमने सामने बात करना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन फिर टेक्नोलॉजी में रोज़ बरोज़ होती गई तेज़ तरक्की ने ना सिर्फ इस बात को साबित कर दिया बल्कि ऐसा मुमकिन है, बल्कि करके दिखाया। आज के मौजूदा दौर में इंटरनेट ने इंसान की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया है। इंटरनेट के ईजाद ने इस पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में तब्दील कर दिया है। कुछ साल पहले इंटरनेट सिर्फ सीखने की हद तक इस्तेमाल होता था। ये सिर्फ इल्म का ज़रिया समझा जाता था। उस वक्त इंटरनेट का मतलब बस लोगों की मदद करना था, लेकिन इंटरनेट आज जिस तेज़ी से एक बिज़नेस और इसके बाद ग्लोबल विलेज में तब्दील हो गया है, इसे हम देख ही सकते हैं। आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल तिजारत, तालीम, इलाज, स्कूलों का कॉलेजों, दीगर प्रोग्रामों और ज़ाती ज़िंदगी में कर रहे हैं। इंटरनेट अब एक तरह से इंसान की ज़रूरत बन चुका है। इंटरनेट की मदद से आसानी से घर बैठे अपने सभी बिल जमा कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली, टेलीफोन, ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। चाहे आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह कई तरह की मालूमात कुछ ही सेकंड में भेज सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। आप इंटरनेट के ज़रिए ऑडियो या फिर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी तस्वीर, PDF फाइल्स और कई तरह की दूसरी फाइल्स भी भेज सकते हैं। कुछ ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने मुलाजिमीन के लिए घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए काम करने की सहूलत देते हैं। आज लोग यूट्यूब और फेसबुक पर वीडियो अपलोड करके ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, मोबाइल ऐप्स बनाकर कई दूसरे तरीक़ों से घर बैठे पैसे कमा रही है। हम इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अपने फारिग वक्त में हम इंटरनेट की मदद से गाने सुन सकते हैं, फिल्में और टेलीविज़न देख सकते हैं। हम फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और फैमिली मेम्बर के साथ चैट भी कर सकते हैं।
अब देखिए इंटरनेट के नुकसानात। इंटरनेट बेवजह इस्तेमाल से नौजवान तबका माशराती और समाजी ताल्लुकात के फुकदान का शिकार हो रहा है। पहले लोग एक दूसरे से राब्ते और मालूमात के लिए घुल मिल कर रहते थे और अब एक दूसरे के पास ठहरते थे, लेकिन अब ये सब सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी है, जिससे समाजी ताल्लुकात बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। लोग हर किस्म की मालूमात को इंटरनेट से हासिल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से किताबों का मुताले का रुझान बहुत कम बल्कि ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। बाज़ लोग इंटरनेट के ज़रिए गैर इखलाकी या गैर कानूनी काम सरअंजाम देते हैं। लोग इंटरनेट का फजूल इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिससे वो अपना कीमती वक्त ज़ाय करते हैं। इंटरनेट पर लाखों की तादाद में गैर इखलाकी वेबसाइट और मौजूद है जो एक नौजवान शख्स की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर सकती है। हमें इंटरनेट को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अजीज़ तलबा, आप देख ही सकते हैं यहाँ पर आपके इस पेपर का इख्तिताम होता है। इस तरह से आपको पूरा 80 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। ये वीडियो काफ़ी बड़ा है क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है और 80 मार्क्स का पेपर होता है। लिखने की सरगर्मी इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए आपके लिए हमने हमारी पिछली वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उनको क्लिक करके भी देख सकते हैं। आपके लिए एग्ज़ाम में इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।